In this video, we will be doing the question answers of chapter 2 of class 8 English. The name of the chapter is Tsunami. इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने इस चैप्टर को अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. तो ये ट्रू है या नहीं है? ये ट्रू है, क्योंकि इग्नेशियस ने सच में अपनी वाइफ को, 2 बच्चों को और फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को टीसुनामी में खो दिया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं टी फॉर ट्रू। सेकेंड है, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द टीसुनामी। तो संजीव जो पुलिसमैन था, उसने टीसुनामी के बाद वो सुरक्षित था, टीसुनामी के बाद नहीं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि टीसुनामी में संजीव अपनी वाइफ और बेबी के साथ वैसे तो सेफ्टी में आ गया था, लेकिन उसके बाद में जब उसका जो नेबर थे जॉन, उसकी वाइफ को बचाते वक्त संजीव और उसकी वाइफ दोनों बह गए थे। तो ये फॉल्स है। थर्ड है, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो मेघना जो एक गर्ल थी, उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था। ये फॉल्स है। तो मेघना को एक्चुअली एक जायंट वेव ने शोर पर लेके आ गई थी, तो रिलीफ हेलीकॉप्टर ने नहीं बचाया था। तो ये भी फॉल्स है। Almas's father realized that a tsunami was going to hit the island. Yes, ये ट्रू है। अल्मास के जो फादर थे, उन्हें पहले रियलाइज हो गया था कि टीसुनामी आने वाली है। Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. तो ये भी ट्रू है, क्योंकि इसमें भी उसकी मदर और जो उसकी आंटी थी, वो दोनों जब कोकोनट ट्री के पास से उसको पकड़ के खड़े थे, तो वो कोकोनट ट्री को जायंट वेव वॉश करके ले गई थी। तो जो ये ट्रू है, उनका तो हमें कोई सेंटेंस चेंज नहीं करना, जो फॉल्स है उनके हमें सेंटेंसेस चेंज करने हैं। संजीव वॉज स्वेप्ट अवे व्हेन ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हिज वाइफ, द वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक जॉन। तो ये सही है। थर्ड भी फॉल्स है, फॉल्स को करेक्ट करना है। मेघना सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। तो ये करेक्ट है, और फोर्थ एंड फिफ्थ तो ट्रू है ही है। अब पेज 28 पर ये क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज ऑफ और सेंटेंस। तो एक वन फ्रेज या वन सेंटेंस में आंसर करना है। जैसे कि व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। जो टिली थी, उसकी फैमिली थाईलैंड क्यों आई? वो क्रिसमस मनाने के लिए आए थे। तो टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। फिर क्वेश्चन 2 है, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। तो टिली और उसकी मदर ने क्या वार्निंग साइन देखे टीसुनामी के? तो वो था, बोथ टिली एंड हर मदर सॉ द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप। टिली और उसकी मदर ने देखा कि जो समुद्र है वो, उसमें पानी बढ़ रहा था और उनकी तरफ फैल रहा था। स्वेलिंग अप का मतलब है फैल रहा था। क्वेश्चन 3 है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। क्या आपको लगता है कि टिली की मदर को मतलब चिंता होने लगी थी? क्या आपको लगता है कि ये देखकर टिली की मदर को चिंता होने लगी थी? टिलीज मदर could not understand what was happening and only realized that it was serious when Tilly got frightened and mentioned what a tsunami was. तो जो टिली की मदर थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो उसने तभी रियलाइज किया, समझा कि जब टिली डर रही थी और उसने टीसुनामी के बारे में उनको बताया। क्वेश्चन 4 है, वेयर डिड टिली सी वेयर हैड
Where had Tilly seen the sea behaving in the same fashion, strange fashion? Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? इसका आंसर है, क्वेश्चन है पहले कि टिली ने ऐसे जैसे सी में हो रहा था ऐसा पहले कब देखा था? टिली had seen the sea behaving in the same strange fashion in a video of tsunami shown in her geography class which had hit the Hawaiian island in 1946. तो टिली ने वैसा वीडियो टी का वीडियो देखा था अपनी क्लास में, ज्योग्राफी क्लास में, जैसे अभी पानी समुद्र में था उसी तरह से टी सुनामी में भी, जो कि 1946 में हवाईन आइलैंड में आई थी, वैसा ही सी में बिहेवियर था। क्वेश्चन 5 है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द टी सुनामी? तो स्मिथ फैमिली और दूसरे लोग टी सुनामी से बचने के लिए बीच से कहाँ गए? इसका आंसर है, द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टुक रिफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ अ होटल। तो स्मिथ फैमिली और जो दूसरे लोग थे वो जो बीच पर थे वो सब के सब होटल के थर्ड फ्लोर पर चले गए बचने के लिए। हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट? तो आपको क्या लगता है कि जो ज्योग्राफी टीचर है उन्होंने जब टिली के बारे में सुना कि टिली ने फुकेट में क्या किया तो उन्हें कैसा लगा होगा? तो टिलीज ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर as she had made use of what she had learnt in class to help save so many lives। तो जो टिली के ज्योग्राफी टीचर रहे होंगे उनको बहुत खुशी हुई होगी जब उन्होंने ये सुना होगा कि टिली ने अपनी क्लास में जो सीखा था उससे बहुत सारी लोगों की जान बचाई। अब पेज नंबर 30 पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें भी है आंसर यूजिंग अ फ्रेज और सेंटेंस। तो वन फ्रेज या वन सेंटेंस में आंसर देना है। तो क्वेश्चन 1 है, इन द टी सुनामी 1,50,000 people died. How many animals died? तो टी सुनामी में 1,50,000 people की डेथ हुई और कितने एनिमल्स की डेथ हुई? तो इसका आंसर है नॉट मेनी एनिमल्स डाइड, यानी बहुत सारे एनिमल्स की डेथ नहीं हुई, थोड़े से ही एनिमल्स की डेथ हुई। क्वेश्चन 2 है, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? कितने लोग और कितने एनिमल्स की डेथ हुई याला नेशनल पार्क में? तो इसमें आंसर है 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड एट द याला नेशनल पार्क। तो याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स और सिर्फ 2 बफेलोज की डेथ हुई, वाटर बफेलोज की। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? लोग याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में क्या कह रहे थे? People at the Yala National Park had seen 3 elephants running away from the Patanangala beach about an hour before the tsunami hit। तो जो लोग याला नेशनल पार्क में थे उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 एलिफेंट्स को पतनांगला बीच से दूर जाते हुए देखा था टी सुनामी आने से 1 घंटा पहले। What did the dogs in Gale do? जो डॉग्स थे उन्होंने तूफान में क्या किया? द डॉग्स एट गैले रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। तो जब हवा तेज से चल रही थी तो डॉग्स ने बीच पर जाने से मना कर दिया, यानी वो जाना नहीं चाहते थे डॉग्स बीच पर उनके डेली रन के लिए। अभी वर्किंग विद द टेक्स्ट जो पेज 30 पर क्वेश्चंस हैं इसको हम देख लेते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस Discuss the questions in the class and then write your own answers. Question 1 है, when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reasons for your answers. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? तो इसमें क्वेश्चन में है कि जब इग्निशियस ने अर्थक्वेक यानी भूकंप के झटके महसूस किए तो उसे टी सुनामी का डर था क्या इमीडिएटली? अपने आंसर के लिए रीजंस भी दीजिए। और कौन सा सेंटेंस में ऐसा लगा कि इग्निशियस की फैमिली के पास टाइम नहीं था डिस्कस करने का या प्लान करने का कि जब टी सुनामी आई तो?
इसका आंसर है नो, इग्निशियस डिड नॉट सस्पेक्ट अ टी सुनामी व्हेन ही फेल्ट द ट्रेमर्स। तो इग्निशियस को ऐसा नहीं लगा कि टी सुनामी आने वाली है जब उसने भूकंप के झटके महसूस किए। ही टुक हिज टेलीविजन सेट एंड प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। उसने अपना टेलीविजन सेट को टेबल से उठाया और नीचे जमीन पर रख दिया ताकि वो टूटे नहीं। दिस शोज दैट ही डिड नॉट गेट वरीड ऑफ अ टी सुनामी इमीडिएटली। इससे पता चलता है कि वो टी सुनामी से वरीड नहीं था इमीडिएटली। Otherwise, he would have rushed out of the house at the first instant. नहीं तो वो पहले ही अपने घर से भाग जाता। The sentence in the text which shows that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck is कि जो एक सेंटेंस जो कि लेसन में दिया है जिससे ये पता चलता है कि इग्निशियस फैमिली के पास टाइम नहीं था डिस्कस और प्लान करने का जब उनको टी सुनामी आई। तो इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। तो ये जो सेंटेंस है इससे पता चलता है कि उनके पास टाइम नहीं था प्लान करने का। तो इसमें लिखा है कि अव्यवस्था, क्योस और कंफ्यूजन यानी भ्रम इतना ज्यादा हो गया था डर की वजह से कि बच्चों ने, एक ने नाना का हाथ पकड़ लिया, एक ने मामा का हाथ पकड़ लिया और वो उल्टी डायरेक्शन में भागने लगे। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 है विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। तो जो संजीव वो पुलिसमैन थे उनमें ये, उनको अगर हमें इन लिस्ट में जो वर्ड्स हैं इनसे डिस्क्राइब करना हो या उनके बारे में बताना हो तो इनमें से कौन से वर्ड्स यूज करेंगे। तो जैसे कि चेयरफुल है, चेयरफुल का मीनिंग होता है खुश रहने वाला। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ब्रैश का मतलब होता है अभिमानी। ब्रेव का मतलब बहादुर। केयरलेस लापरवाह। हीरोइक मतलब वीरतापूर्ण। सेल्फलेस निस्वार्थ। हार्टलेस बेरहम और ह्यूमरस हंसाने वाला। तो इसमें ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं हमको, इनको हमें फिल करना है, इन वर्ड्स को यूज करके संजीव को डिस्क्राइब करना है। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल, एम्बिशियस एंड ह्यूमरस। हम लिख सकते हैं एम्बिशियस, एंड ह्यूमरस। सेकंड है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, और ब्रेव के साथ के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, हीरोइक एंड सेल्फलेस। हीरोइक एंड सेल्फलेस यानी संजीव जो था वो ब्रेव था, बहादुर था, वीरतापूर्ण था और निस्वार्थ था। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस यानी बेरहम नहीं था। ब्रैश एंड लापरवाह यानी अभिमानी और लापरवाह, केयरलेस नहीं था। ब्रैश और केयरलेस, तो ये हमने वर्ड यूज किए। इसमें सिर्फ एक वर्ड रह गया ब्रेव, जो पहले से ही इसमें था इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया, बाकी हमने सभी वर्ड्स यूज किए हैं। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन 3 है हाउ आर मेघा एंड आलमाज स्टोरी सिमिलर। मेघना और आलमा की स्टोरी, आलमास की स्टोरी सिमिलर कैसे थी, मतलब एक समान कैसी थी उनकी दोनों की स्टोरी। ये दोनों वो लड़कियां हैं जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टोरीज में इनकी फैमिलीज और ये बह गई थी और ये दोनों बच गई थी। तो इसका आंसर है बोथ मेघनाज एंड आलमाज फैमिलीज वर वॉश्ड अवे। मेघना की और आलमाज की फैमिली, दोनों फैमिलीज बह गए थे। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज, और दोनों की दोनों ही जो समुद्र है उसमें बहते रहे
दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 days होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर। तो मेघना जो थी वो 2 दिन के लिए बहती रही समुद्र में, और उसने एक दरवाजा, जो वुडन दरवाजा था, वो पकड़ा हुआ था, लकड़ी का दरवाजा, जिसके सहारे वो बहती रही। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और उसे किनारे पर एक वेव लेके, यानी लहर जो थी समुद्र की, वो उसे किनारे पर पहुंचा दिया उसने। सिमिलरली आलमस क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड फेंटेड। इसी तरह से जो अलमस थी उसको भी, वो भी एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठ गई और फिर बेहोश हो गई। फेंटेड का मतलब है बेहोश हो गई। शी वोक अप इन अ हॉस्पिटल, और वो फिर जब वो उठी तो वो हॉस्पिटल में थी। बोथ द गर्ल्स वर ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट। दोनों ही लड़कियों को एक बहुत बड़ा झटका या सदमा पहुंचा था। ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है आघात या सदमा पहुंचना। वाइल मेघना वॉज सीन वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज, मेघना जब मिली तो वो सी शोर पर वॉक कर रही थी, यानी समुद्र के किनारे वॉक कर रही थी, आश्चर्य में कि मैं कैसे बच गई, क्योंकि उसको एक वेव लेकर के सी शोर पर वेव ने पटक दिया, लहर ने लाके उसको किनारे पटक दिया। आलमस डज नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट टू एनीवन, और आलमस किसी से इस इंसिडेंट के बारे में बात ही नहीं करती है। तो दोनों की स्टोरी लगभग एक जैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 31 पर, क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? तो टिली के पेरेंट्स ने उसके बिहेवियर के प्रति अलग अलग तरह से किस तरह से रिएक्ट कर सकते थे, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? नॉट टेकिंग हर सीरियसली। कई पेरेंट्स होते हैं जो उसको सीरियसली नहीं लेते। टिलीज पेरेंट्स कुड हैव ट्राइड टू काम हर डाउन थिंकिंग दैट शी हैड बीन फ्राइटेंड बाय समथिंग। तो अगर टिली के पेरेंट्स उसको सीरियसली नहीं लेते, यानी उसकी बात को नहीं समझते और यही सोचते कि शायद वो किसी चीज़ से डर गई है और उसको थोड़ा सा शांत करते, तो उसका रिजल्ट अलग होता। एज अ रिजल्ट दे कुड हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द टी सुनामी वेव्स। अगर वो ऐसा करते, उसको शांत कर देते, उसको समझाते, तो और उसको सीरियसली नहीं लेते, तो शायद वो सब लोग टी सुनामी में बह जाते उनकी वेव्स में। लेकिन क्योंकि उन्होंने बात सुनी अपनी बेटी की टिली की, इसके कारण सभी बच गए। If I were in their place, I too would have listened to her and realized that there was a danger approaching. अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी शायद वही करता जो उन्होंने किया, और ये बात समझता कि शायद कोई खतरा आने वाला है। Consequently, I too would have rushed away from the beach. और इसी कारण मैं भी बीच से दूर चला जाता। तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। क्वेश्चन 5 है, if Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? अगर टिली को जो अवार्ड मिले था वो अगर उसे शेयर करना हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको किसके साथ शेयर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ? तो इसका आंसर है, if Tilly's award was to be shared, she should share it with her geography teacher who made her aware of tea tsunami in the first place. It was this awareness that helped her save so many lives. तो अगर टिली के अवार्ड को हमें शेयर करना हो तो उसकी ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, जिसने उसको टी सुनामी के बारे में पहले बता दिया था, और ये बताने के कारण ही टिली इतने सारे लोगों को जान बचाने में मदद कर पाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई so few animals were killed in the tea tsunami? Which idea do you find more believable? ऐसे कौन से दो आइडियाज हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि एनिमल्स टी सुनामी में कम मरे हैं, जिनकी कम एनिमल्स की डेथ हुई है, और आपको उसमें से कौन सा आइडिया ज़्यादा विश्वसनीय लगता है, बिलीवेबल लगता है, मतलब विश्वास के लायक लगता है? इसका आंसर है, many people believe that animals possess a
sixth sense and how and know when the earth is going to shake. तो कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होती है, यानी छठी इंद्रिय होती है, जिससे उनको पहले पता चल जाता है कि अर्थ हिल रही है या हिलने वाली है, अर्थ इज गोइंग टू शेक. On the other hand, some experts believe that animals' more acute hearing helps them hear or feel the earth's vibration. और दूसरा आइडिया ये है कि कुछ लोग एक्सपर्ट लोग ऐसा मानते हैं, विशेषज्ञ लोग, कि एनिमल्स के पास जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे वो अर्थ के जो यानी पृथ्वी के जो कंपन होते हैं ना, वो भी सुन सकते हैं. जब अर्थक्वेक आने लगता है तो उससे पहले वाइब्रेशंस होते हैं, तो उनको वो सुनाई दे जाते हैं. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस कैन रियलाइज इट. और वो इसी वजह से किसी भी तरह का जो गड़बड़ है वो पहले ही महसूस कर लेते हैं, ह्यूमंस उसको बाद में महसूस करते हैं. दिस सेकेंड आइडिया इज मोर बिलीवेबल. जो ये सेकेंड आइडिया है कि उनके पास सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिससे वो अर्थ के वाइब्रेशंस को भी पहले ही पता लगा लेते हैं, तो ये सेकेंड आइडिया ज़्यादा बिलीवेबल है, यानी विश्वसनीय है. वर्किंग विद द लैंग्वेज, ये क्वेश्चंस खत्म हो गए. वर्किंग विद द लैंग्वेज में हम ग्रामर पार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन 1 है, गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली and take a list of many words as you can find that indicate movement of different kinds. There is one word that occurs repeatedly. Count how many times. Put them into 3 categories. तो ये जो पार्ट 1 हमने पढ़ा था पहले चैप्टर का, उसे दोबारा से पढ़ना है, और उसमें खूब सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि मूवमेंट को दर्शा रहे होंगे, यानी कि चलने को. तो इसमें है फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट और नीदर स्लो नॉर फास्ट. 3 तरह के मूवमेंट में उसको डिवाइड करना है, उन वर्ड्स को. तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई देयर आर मेनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर. जैसे कि फास्ट मूवमेंट में हमने, अगर हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो मिलेगा अर्थक्वेक, रस्ट, यानी अर्थक्वेक का मतलब है भूकंप, रस्ट का मतलब है जल्दी जल्दी जाना, ट्रेमर का मतलब है भूकंप के झटके, स्वेप्ट का मतलब है मतलब बहा के ले जाना, रैन का मतलब है दौड़ना, फेल का मतलब है गिर जाना, और क्लाइंब का मतलब है चढ़ना. तो ये फास्ट मूवमेंट है. स्लो मूवमेंट होते हैं जैसे कि फ्लोटिंग. फ्लोटिंग मतलब धीरे धीरे तैरना यानी बहना, और रिसीड का मतलब है पानी का उतर जाना, और नीदर स्लो नॉर फास्ट होता है वॉकिंग. तो ये इसलिए है, एक्सप्लेन व्हाई देयर आर मेनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स. फर्स्ट कॉलम में फास्ट मूवमेंट में इतने सारे वर्ड्स हैं क्योंकि यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया और 30 सुनामी आई, जिसकी वजह से सब चीज़ें जल्दी में होने लगी, लोग अपने सारे काम जल्दी में करने लगे, अर्थक्वेक आया, तो इसलिए फास्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है. स्लो मूवमेंट और नीदर स्लो नॉर फास्ट मूवमेंट में कम है, क्योंकि ये वर्ड्स यहाँ इसलिए यूज़ नहीं हुए क्योंकि जो अर्थक्वेक आया या सुनामी आई उसमें लोगों को फास्ट मूवमेंट ही करना पड़ा. तो इसका आंसर है द फास्ट मूवमेंट कॉलम हैज मेनी मोर वर्ड्स एज कंपेयर टू द अदर 2 कॉलम्स. दिस इज बिकॉज द स्टोरी इज अबाउट tsunami which is a fast movement of waters. Due to tsunami, all the immediate actions are fast, such as running, climbing and sweeping away of people by water. तो ये इसका आंसर है. अब क्वेश्चन 2 है, fill in the blanks in the sentences below. The verbs given in brackets will give you a clue. तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और जो ये ब्रैकेट में दिए हैं इनको हमें हिंट समझ के आंसर करना है. द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ट्रेमर्स. ट्रेमलिंग, तो हम इसका आंसर देख सकते हैं द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग, क्योंकि हमको ब्रैकेट में ट्रेम्बल दिया था. ऐसे ही व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ, when the zoo was flooded there was a lot of dash and many animals escaped into the countryside confused. तो confused की जगह confusion, there was a lot of confusion.
और ये ट्रेम्बलिंग आ जाएगा इसका, ट्रेम्बलिंग। We heard with dash that the lion had been recaptured. We heard with relief. That the lion had been recaptured, मतलब हमें सांत्वना मिली है कि ये लायन को दोबारा पकड़ लिया गया है। The zookeeper was stuck in a tree and his dash was filmed by TV crew. जो जू कीपर है, जो जू में जानवरों की देखभाल करता है, वो ट्री पे फंस गया है और उसको रेस्क्यू, तो रेस्क्यू ही आएगा इसमें, RESCUE, रेस्क्यू वॉज फिल्म बाय द टीवी क्रू। तो उसका रेस्क्यू जो है टीवी क्रू ने फिल्म टीवी में दिखाया। देयर वॉज मच डैश इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। देयर वॉज मच एक्साइट लिखा है तो एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट in the village when the snake charmer came living। तो जब सपेरा जो आया गांव में तो एक उत्साह था विलेज में, तो ये इसका आंसर है। आप देख सकते हैं द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग, तो ट्रेम्बल का ट्रेम्बलिंग हो गया। व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड मैनी एनिमल्स एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड, तो ये कंफ्यूज का कंफ्यूजन हो गया है। वी हर्ड विद रिलीफ दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड, तो रिलीव था और उसका रिलीफ कर दिया है। द zookeeper was stuck in a tree and his rescue was filmed by the TV crew. There was much excitement in the village when the snake charmer came visiting। तो ये आंसर हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन 3 है, say whether the following sentences are in the active or passive voice। तो हमें पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह की वॉइस होती हैं। हमें ए लिखना एक्टिव के लिए और पी लिखना पैसिव के लिए इस हर एक सेंटेंस के सामने। जैसे कि समवन स्टोल माय बाइसिकल, तो ये एक्टिव वॉइस है, यानी जो बोल रहा है उसी की बाइसिकल चोरी हुई है, तो ये एक्टिव वॉइस है ए। द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो ये थर्ड पर्सन बात कर रहा है इसलिए ये पैसिव वॉइस है, पी है, कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने टायर की हवा निकाल दी। थर्ड देखें, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, तो जो बोल रहा है उसी के बारे में बात हो रही है, यानी ये एक्टिव वॉइस है, यानी ए, कि मेरे को ये कल रात को मेरे घर के पास एक गड्ढे में मिला। इट हैड बीन थ्रोन देयर, तो ये भी एक पैसिव वॉइस है जिसके बारे में बात हो रही है। तो क्योंकि तीसरी चीज के बारे में बात हो रही है कि ये वहां पड़ा हुआ था, तो ये पैसिव वॉइस है। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, तो मेरे फादर ने वो मैकेनिक को दे दिया, तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि एक्टिव बात चल रही है। द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, और ये मैकेनिक ने मेरे लिए रिपेयर कर दिया, ये एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ हमारे ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर के। तो आप ये आंसर देख सकते हैं, समवन स्टोल माय बाइसिकल इज एक्टिव वॉइस, द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस ने किया है ये, इसलिए सब्जेक्ट इसमें ट्रैफिक पुलिस है, इसलिए पैसिव वॉइस है। आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, एक्टिव वॉइस। इट हैड बीन थ्रोन देयर, पैसिव वॉइस। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, एक्टिव। द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, एक्टिव। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, और इससे पहले वाला हमारा वीडियो टी सुनामी का आप जरूर देखें, जिसमें हमने इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑल द बेस्ट।